तो बच्चों, आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास और उसके टाइप, यानी कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। आइए इस पूरे के पूरे टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मॉलिक्यूलर मास के बारे में आप जानते हैं, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उनके सम को हम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। जनरली मॉलिक्यूलर मास दो तरह के कहलाए जाते हैं। एक होता है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जिसका मतलब है फार्मूले से कैलकुलेट किया गया मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपके पास है CH3COH और अब आप इनके एटॉमिक मासेस का सम करते हैं, यानी यहाँ देखें 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, तो इनका अगर आप सम करें, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ 12 हुआ, हाइड्रोजन का 1 हुआ, ऑक्सीजन का 16, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आता है 60 AMU। तो जो भी फॉर्मूले से मास कैलकुलेट किया जाता है उसे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेजर करते हैं। आपने अभी तक कई तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ इसके फार्मूले की तरफ ध्यान दीजिए। आपको याद होगा मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से हम ये फार्मूला यूज करते थे। यानी हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर मास भी मेजर कर सकते हैं, और जो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास मेजर किया जाता है उसे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। जैसे एसिटिक एसिड के लिए अगर मैं एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास मेजर करता हूं तो ये 120 AMU यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। ध्यान से, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितना आया 60 AMU, जो कि हम फार्मूले से मेजर करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर हम यहाँ मेजर करते हैं तो ये 120 आता है। तो जब कभी भी एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से डिफर हो जाए, इसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के नाम से पहचानते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास सेम रहे, आइडेंटिकल रहे, तो उसे हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के नाम से पहचानते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल देखिए। अगर एसिटिक एसिड फार्मूले से कैलकुलेट करें 60, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें 120। NaCl फार्मूले से 58.5, एक्सपेरिमेंटली 29.25, और ग्लूकोज 180 और एक्सपेरिमेंटली भी 180। तो ग्लूकोज के केस में हमने देखा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है, और इसे हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल कहा जाएगा। लेकिन NaCl के अंदर ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है एक्चुअल से, तो इसे हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का नाम देंगे। ऐसे ही एसिटिक एसिड में यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल से डिफरेंट है, तो इसे भी हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का नाम दे सकते हैं। तो नाउ वी कैन से कि जब कभी भी एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से डिफर करता है उसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। सो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल, इसे हम एबनॉर्मल कहेंगे। वी कैन से ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। इस बात को ध्यान रखें। अब सवाल उठता है, आखिर इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। तो इसका कारण है एसोसिएशन डिसोसिएशन। देखिए आखिर एक्चुअल में क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, एसोसिएशन एसोसिएशन होता है। तो आप जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास मेजर करते हैं वो एक मॉलिक्यूल का नहीं, दो मॉलिक्यूल का आता है। तभी कितना आता है 120, क्योंकि वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का है। ऐसे ही अगर आप NaCl देखते हैं तो NaCl टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, यानी यहाँ पर एक पार्टिकल दो में डिसोसिएट हो जाता है, और इसका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास 29.25 आता है। यहाँ से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। आपको याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन्हें कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा टीबी था, फार्मूला क्या था, केबी इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो यहीं से हमने एक ट्रिक निकाल ली, हमने आपके लिए एक फार्मूला निकाल दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। और हम इतने फार्मूले को याद रख सकते हैं कि जहां पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे मॉलिक्यूलर मास कम होगा। सो वी कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। देखो कैसे, अब एसिटिक एसिड में इनिशियली 2 मोल थे, अब 1 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल हाफ रह गए। अगर नंबर ऑफ मोल हाफ रह जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा, यानी एक्चुअल कितना होता है 60, अब कितना आ गया 120। NaCl में देखो, यहाँ इसका फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास 58.5, यहाँ हमारे पास 1 मोल है, लेकिन डिसोसिएट हो जाने की वजह से एक से कितने मिले 1 and 1 2, यानी इनिशियली 1 था अब 2 मिले, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हुए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल होंगे तो मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा, 58.5 से हाफ होके कितना रह गया 29.25। इस तरह से हम कहेंगे एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। याद रखेंगे। अब इस पॉइंट को बच्चों आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कह लो या नंबर ऑफ मोल कह लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मैं कहता हूं भाई एक सब्सटेंस 3 पार्टिकल में टूटता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 3 टाइम्स, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स। मैं कहता हूं एक मॉलिक्यूल ट्राइमर बना देता है, ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो अगर कहीं पे ट्राइमर बनता है तो उसी हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। तो अब आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जब एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से डिफर करता है। अब देखो जरा, जैसा कि मैंने कहा मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसका कैलकुलेटेड कितना बताया था, फार्मूले से 60, एक्सपेरिमेंटल कितना था 120। NaCl मेरे पास है, कैलकुलेटेड कितना था 58.5 और एक्सपेरिमेंटल 29.25। और अगर मेरे पास ग्लूकोज है तो यहाँ इसका 180, यहाँ 180। तो इतना तो हमने देख लिया कि एबनॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल कहाँ है, ये देख चुके। अब एक और फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये है आई। आई को कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर क्या हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी चीज के लिए कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, यानी 60 अपॉन 120 अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी आएगी 0.5। यहाँ देखें 58.5 अपॉन 29.25 कितना आएगा 2। और यहाँ देखें 180 अपॉन 180 कितना आएगा 1। तो पहली चीज वांट ऑफ फैक्टर याद हो जाए, इट इज द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व। और इस तरह से ये वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ रही है। एसिटिक एसिड में क्या हुआ था एसोसिएशन, तो मैं कहूंगा अगर वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 है, अगर वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 है तो इसका मतलब वहां होता है एसोसिएशन। और यहाँ देखो NaCl में भी क्या बताया था डिसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर 2, यानी वांट ऑफ फैक्टर अगर मोर देन 1 है, वांट ऑफ फैक्टर अगर मोर देन 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या होगा आपका डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ग्लूकोज के केस में क्या होता है नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, और वांट ऑफ फैक्टर कितना है 1। सो वी कैन से वांट ऑफ फैक्टर जब 1 होगा तो हम कहेंगे नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, किसी भी तरह से ये काम वहां पे नहीं होंगे और वांट ऑफ फैक्टर 1 रहेगा। तो अभी तक मैंने आपको कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ऑब्जर्व्ड किसे कहते हैं, एबनॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, कारण क्या है, कॉज क्या है, वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू से एसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे मालूम पड़ता है, ये हमने सीख लिया।
अब मैं कहता हूं भाई किसी के लिए वांटो फैक्टर लेस देन 1 है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा या एबनॉर्मल होगा? तो सीधी सी बात है, अगर आई की वैल्यू 1 होती है तभी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर आई की वैल्यू 1 से कम हो या ज्यादा हो एबनॉर्मल होता है। तो अगर आई की वैल्यू 0.1 है तो हम कहेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा। आई की वैल्यू 3 है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आई अगर 1 से डिफर करता है तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, और अगर आई की वैल्यू 1 कहेंगे उस केस में ही सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाया जाएगा। एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा पहले से। इस तरह से टॉपिक को लर्न करना है। नाउ अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान दें। अब ये कहा गया है अगर कहीं पर एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन आपके केस में कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में होगा या पॉलीमर्स के केस में होगा, अदरवाइज एसोसिएशन नहीं होगा। तो आपको उनका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास प्रिडिक्ट करना है। अभी तक मैं आपको बता रहा था कैलकुलेटेड कैसे, एक्सपेरिमेंटल क्या है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो, ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंटल यानी ऑब्जर्व इज इक्वल टू कैलकुलेटेड इनटू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब ये हुआ कि एसोसिएशन के बाद डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, टेट्रामर बन रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड का डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो रहे हैं, डाइमर। तो इसका मुझे एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड यानी जो इसके फार्मूले से 60 आता है, डाइमर हुआ तो एक्सपेरिमेंटल कितना हो गया 120, ये यहाँ पर आ गए। अगर आपसे ऐसे ही कहते भाई एसिटिक एसिड का ट्राइमराइजेशन हो रहा है, बताइए एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? अगर ट्राइमराइजेशन है तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 60 इंटू 3 तो वो कितना हो जाता? 120। तो कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, अगर वहां पर मेंशन है कि कितने टाइम्स इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, जैसे मैं कहता हूं भाई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसका पॉलीमराइजेशन मुझे नहीं पता कितने बार, हम मान लेते हैं n टाइम्स। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी होगी? n हो गई। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना? 60 इंटू n, ये हमारे पास जवाब आएगा। इस तरह से जहां पर भी एसोसिएशन होगा आप ऐसे उसका मॉलिक्यूलर मास प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही डिसोसिएशन देख लो, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ आयन। जैसे देखो NaCl है, NaCl टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कितने आयन बने आपके पास? 2 आयन। तो हम क्या कहेंगे? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास कितना? 58.5 इंटू नंबर ऑफ आयन डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 29.5। अगर आपके पास CaCl2 हो तो CaCl2 टूटता है, कैल्शियम +2 ट्वाइस Cl नेगेटिव, कितने आयन मिले? एक कैल्शियम, 2 क्लोराइड, 3 बने। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना? 40, 71 कितना हुआ? 111। तो 111 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से इसका ये एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों चीजें आसान है, कई बार किस तरह के क्वेश्चन हमें नहीं पता होते, गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बात बनेगी। अब ये आ गया CaCl2, अभी मैंने बता दिया आपको कि इसको 3 से डिवाइड करना है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही देखो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एसोसिएशन अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा ही ये मान लें कि दो मॉलिक्यूल यहाँ पर आपस में कंबाइन करेंगे, दो मॉलिक्यूल। तो यह एक बार फार्मूला ठीक लिख दें इसका, और दो मॉलिक्यूल ये आपस में कंबाइन CH3 CH2COH यानी डाइमराइजेशन। एक का मॉलिक्यूलर मास देखो कितना, कार्बन कितना हुआ 12 + 3 15, 15 + 12 कितना हुआ 27, 27 और 2 कितना हुआ आपके पास 29, 29 और 12 कितना हो गया, ये आपका कितना 41, 41 और ये कितना 32।
अब 41 में 32 ऐड करो, कितना होगा 73, और ये 1 मिला के कितना हुआ 74। डाइमराइजेशन है तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा 74 इंटू 2, और इस तरह से आप समझ पाएंगे आपका जवाब 148 ये आ पाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होना है एसोसिएशन और बाकी सभी में सॉल्ट में होना है डिसोसिएशन। एक और क्वेश्चन देखें, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन यानी सपोज पार्टिकल X है, 4 पार्टिकल कंबाइन हो गए तो एसोसिएशन हुआ है। तो क्या बताया था, ऑब्जर्व इज इक्वल टू कैलकुलेटेड इनटू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ टेट्रामराइजेशन हुआ तो m इंटू 4 यानी 4m, ये हमारा जवाब यहाँ पर आएगा। ऐसे ही अगला देखो, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जहाँ पर डिसोसिएशन पे 4 आयन मिलते हैं यानी X है, आपको ये 4 आयन देता है, तो आपको समझ लेना है आपके पास फार्मूला डिसोसिएशन के लिए क्या था, कैलकुलेटेड इनटू नंबर ऑफ आयन, यानी कैलकुलेटेड अगर m माना, नंबर आयन 4 तो m/4, ये आपका जवाब यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के टॉपिक को समझना है, फिनिश करना है। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की यहाँ पर आपको जरूर पड़ेगी। आपको उस प्रैक्टिस को मेंटेन करना है और अपने इस टॉपिक को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेना है। जनरली ग्लूकोज, केन शुगर, कार्बोहाइड्रेट के केस में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रहता है, सॉल्ट के केस में एबनॉर्मल हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एबनॉर्मल हो जाता है। खास तौर पे ध्यान रखना। एक और बात, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड स्टेट में दिए जाते हैं या गैसियस स्टेट में दिए जाते हैं तो ध्यान रखेंगे एसोसिएशन होगा, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पानी में दिया जाता है, एक्वस मीडियम दिया जाता है, तो वहां पे डिसोसिएशन होगा। इस पॉइंट को याद रखना। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं इसके बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जरूर याद रखना, अगर प्योर एसिटिक एसिड है या गैसियस है तो वहां एसोसिएशन, लेकिन अगर पानी में लिया तो वहां होगा डिसोसिएशन।